भाई ऐसा थोड़ी होता है कि स्कूल गए तुम लोग, स्कूल से रिटर्न आ रहे हो, तुम्हारा घर चला गया नानी के यहाँ घूमने। भाई ये मोशन क्या होता है? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कुछ चीजें मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे एक साइकिलिस्ट है, कार है और कुछ बर्ड्स हैं। सर अब देखो, अब आप मूव कर रहे हो, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। अभी आप बोर्ड के इस किनारे पे हो, मूव करते करते दूसरे किनारे पर जा रहे हो। विंडो से बाहर देखो, अगर कोई चीज मोशन में दिख रही है तो फटाफट वो कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। हेलो क्लास 9 चैंपियंस, चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके वन शॉट के इस सीरीज को। आज हम सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन, उसका वन शॉट कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विद इन 30 मिनट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इस 30 मिनट में हर एक चीज को हम कवर करने वाले हैं और इस सीरीज में सारे चैप्टर्स हमारे कवर होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ये रहा हमारा पहला टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये मोशन क्या होता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपको कुछ चीजें मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे एक साइकिलिस्ट है, कार है और कुछ बर्ड्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं एनीथिंग विच चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, वो चीज मोशन में। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, तो आप कहेंगे सर आप अपनी पोजीशन तो बदल ही नहीं रहे हो, वहीं के वहीं खड़े हो, तो मतलब आप रेस्ट में हो। अच्छा अब बोलो, अरे सर अब देखो, अब आप मूव कर रहे हो, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। अभी आप बोर्ड के इस किनारे पे हो, मूव करते करते दूसरे किनारे पर जा रहे हो। इट मींस यू आर चेंजिंग योर पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ टाइम। इसका मतलब आप मोशन में हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट। अब एक काम करो, आप अपने आसपास अभी इस लेक्चर को देखते देखते अपने आसपास देखो और जरा देख के मुझे बताओ कि कौन सी वो चीजें हैं जो कि अभी आपको मोशन में दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आप अपने रूम में हो तो आपको फैन मोशन में दिखाई दे सकता है। विंडो से बाहर देखो, अगर कोई चीज मोशन में दिख रही है तो फटाफट वो कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। ओके सर, मोशन ये तो हमें बड़ा सिंपल लगा, समझ में आ गया। अब देखो, जैसे यहां पर इस घड़ी के कांटे को तुम देखो तो ये घड़ी के कांटे की पोजीशन जो है कंटिन्यूअसली बदल रही है। ये टिक 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 इसकी पोजीशन बदल रही है, तो ये मोशन में कहलाएगा। ओके, तो द पोजीशन ऑफ द क्लॉक, द पोजीशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड दैट्स व्हाई इट इज इन मोशन। और क्या मोशन में हो सकता है? यहां पर एक नदी है जो बहती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये देखो। तो नदी का पानी रुका हुआ नहीं है, पहले ऊपर था फिर नीचे और आगे बहता हुआ जा रहा है। मतलब ये जो रिवर वाटर है, ये रिवर वाटर भी मोशन में है। तो आप कह सकते हैं इन अ रिवर द पोजीशन ऑफ वाटर चेंजेस कंटिन्यूअसली। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन कंटिन्यूअसली एंड मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग। तो पहले अर्थ यहां पर है, अब देखो ये यहां पर आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, यानी अर्थ की पोजीशन जो है सन के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है समय के साथ। तो हम कहेंगे अर्थ जो है वो मोशन में है। तो एनीथिंग व्हिच चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली इज सेड टू बी इन मोशन। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। डेफिनेशन लिखी हुई है सरल शब्दों में। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। क्योंकि पता कैसे चलेगा कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है? आप टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहीं पर है, रेस्ट में है। टाइम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट भी पोजीशन बदल रहा है, तो मोशन में है। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। नाउ रेस्ट। अब रेस्ट क्या होगा? मोशन की जब बात हो गई है तो रेस्ट भी तो कोई चीज होती होगी। तो रेस्ट भी बहुत सिंपल है, जो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कहलाएगी रेस्ट में। जैसे आपका घर, भाई ऐसा थोड़ी होता है कि स्कूल गए तुम लोग, स्कूल से रिटर्न आ रहे हो, तुम्हारा घर चला गया नानी के यहां घूमने। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। अच्छा एक काम करो, तुम अपने रूम में, रूम के बाहर आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुमको रेस्ट में दिखाई दे रही है, तो तुम देख के बताओ। जैसे मैं फिलहाल बताता हूं मुझे क्या क्या चीजें इस रूम में रेस्ट पे दिखाई दे रही हैं। एक एसी लगा हुआ है, रेस्ट पर है। यहां पर ढेर सारी चेयर लगी हुई हैं, वो रेस्ट पर है। यहां पर एक पीसी है जो कि रेस्ट पर है। यहां पर एक स्टडी टेबल है जो कि रेस्ट पर है। इसके अलावा मेरे शूज रेस्ट पर है, पानी की बोतल रेस्ट पर है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि रेस्ट पर हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही हैं। अब आप भी अपने रूम में देख के बताओ कि आपको कौन कौन सी चीजें रेस्ट पर दिखाई दे रही हैं। चलो भाई, रेस्ट एंड मोशन समझ में आ गया। अब एक छोटा सा सवाल मेरे अंदर से, अंतर मन से निकलता हुआ आ रहा है आप सभी देव मानुषों के लिए, और वो ये है कि क्या एक ऑब्जेक्ट एक ही समय पर रेस्ट में भी और मोशन में भी हो सकता है? सर ये क्या कह दिया आपने? अरे मैंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि क्या सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर रेस्ट एंड मोशन दोनों में हो सकता है? आप कहेंगे सर जी आपने तो फंसा दिया हमको। अरे फंसाया नहीं है बाबू, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, तो इसका आंसर है जी हां।
सेम टाइम पर सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हैं, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, भाई ये मान लेते हैं कि ये है हमारी बस, ये जो है हमारी बस है, ठीक है, ये रही हमारी बस दिखाई दे रही है। व्हाइट कलर की बस ले लेते हैं, ब्लैक कलर की बस में तुमको मजा नहीं आ रहा है। ये हमारी एक बस है। अब इस बस में दो लोग बैठे हुए हैं, एक है चिंटू, दूसरा है पिंटू, चिंटू एंड पिंटू। इस बस में दो लोग बैठे हैं, चिंटू एंड पिंटू, ये चिंटू और ये पिंटू। बस मूव कर रही है, चिंटू पिंटू बस के साथ मूव कर रहे हैं, बस मूव कर रही है, चिंटू पिंटू बस के साथ मूव कर रहे हैं। अब इसी बस के किनारे यहां पर ये कौन खड़ा है, यहां पर खड़ा हुआ है पप्पू। अब भाई चिंटू से मैंने पूछा कि चिंटू ये बता कि जो पिंटू है क्या उसकी पोजीशन बदल रही है, तो चिंटू कहेगा सर जी पिंटू तो वहीं बैठा है उसी सीट पर, इसकी पोजीशन तो बदल नहीं रही है। मतलब चिंटू के लिए पिंटू रेस्ट में है क्योंकि पिंटू की पोजीशन नहीं बदल रही है एज कंपेयर टू चिंटू, लेकिन ये मूव कर रहे हैं। जो रोड किनारे पप्पू खड़ा है वो देख रहा है कि भाई ये बस तो मूव कर रही है और बस के अंदर बैठा हुआ पिंटू भी मूव कर रहा है। यानी पप्पू के लिए पिंटू मोशन में है लेकिन चिंटू के लिए पिंटू रेस्ट में है। यानी सेम टाइम पर सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। यह डिपेंड कर रहा है कि आपका ऑब्जर्वर कहां है और कहां से वो देख रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। यानी इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना ही एब्सोल्यूट मोशन में है। जैसे फिलहाल एक एग्जांपल की बात करें कि भाई ये अर्थ है जो कि कंटिन्यूअसली अपने एक्सिस पर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। यहां पर ये मून पर कोई एक हमारा मित्र है, एलियन है जो कि यहां रहता है। ये एलियन हमारा मित्र जो यहां पर है, ये क्या देख रहा है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो तो गोल गोल घूम रही है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अर्थ पर है और अर्थ तो कंटिन्यूअसली घूम रही है ना, तो अर्थ के साथ साथ ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी घूम रही है। तो इस एलियन के लिए ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मोशन में है। लेकिन आप और मैं जब हम अमेरिका या कहां, ये जहां पर भी है, कहां पर है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, चलिए एक एसएसटी का सवाल है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है, इसका पहले तो आंसर बताओ। अब जब तुम वहां पर जाते हो तो क्या वहां पर तुमको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऐसे गोल घूमिंग कर रही है क्या? नहीं। यानी जो व्यक्ति अर्थ पर रह रहे हैं उन सभी के लिए ये रेस्ट पर है, लेकिन अर्थ से बाहर एक एलियन है, इसके लिए तो ये मोशन में है ना, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूअसली मोशन में और अर्थ पर जितनी भी चीजें वो मोशन में। तो वैसे ही आप सभी के लिए मैं रेस्ट पे हूं लेकिन इस एलियन के लिए मैं मोशन में हूं। तो समझ में आया? सेम टाइम पर सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां है। A body can be moving for one observer and at the same time at rest for another observer, and that's why motion is relative, जो कि डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ओके सर, बात ये हमको समझ में आ गई। अब डेफिनेशन, क्योंकि भाई मैडम को डेफिनेशन भी चाहिए, लो डेफिनेशन तीनों। मोशन की डेफिनेशन, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding with time. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding with its time. A body can be moving for one observer and at the same time at rest for another observer. ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आप लोगों के काम आने वाली हैं। नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन, the motion in which the object cover equal distance in equal interval of time is called uniform motion. यहां पर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई? स्कूल में तुम लोग जाते हो, सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहने, मतलब सब लोग एक जैसा कपड़ा पहने हैं जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आपका ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। यानी एक घंटे में अगर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है तो अगले एक घंटे में भी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगले एक घंटे में भी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा एंड फिर अगले एक घंटे में भी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे जो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे कि ये हैंड क्लॉक, ये घड़ी का कांटा जो है, ये जो लाल वाला या जो सेकंड का कांटा है वो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेता है, फिर अगले 1 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा, फिर अगले 1 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा। यानी पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको 60 सेकंड्स या 1 मिनट लगते हैं। तो ये सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो जरा क्या होगा। The motion in which the object cover in unequal distance and equal interval of time is called non-uniform motion. जैसे कि आप लोग मार्केट में चले गए हैं मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदने, मम्मी का है बर्थडे, मार्केट में चले गए हैं गिफ्ट खरीदने। भैया घर से निकले तो ट्रैफिक कम था,
हुई 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 धूम मचाते हुए तुम्हारी साइकिल चल रही है एकदम तेजी से। जैसे ही मार्केट में गए वहां पे एकदम भीड़ कचाकच, एकदम बहुत सारी भीड़ है। अब तुमने अपनी स्पीड कर ली स्लो, फिर जैसे ही रास्ता मिला थोड़ी सी पेडल मारा, स्पीड बढ़ाई, फिर उसके बाद भीड़ आ गई, फिर स्पीड कम की, फिर बढ़ाई, फिर कम की, यानी कंटिन्यूअसली तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। और इस कंडीशन में तुम सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। यानी हो सकता है कि पहले तुमने 10 मिनट में 3 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर अगले 10 मिनट में तुम 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो, फिर अगले 10 मिनट में फिर से तुमने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर अगले 10 मिनट में तुम आधा किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो। तो ऐसा जो मोशन होता है उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें कि एक बर्ड है, ये चिड़िया अभी उड़ रही है, अभी इसके पास फुल ऑन एनर्जी है, तो एकदम स्पीड में तेजी से उड़ रही है। पहले 1 घंटे तक इसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन अब ये थक गई है। थक गई तो इसकी स्पीड स्लो हो गई और अब अगले 1 घंटे में ये सिर्फ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अब और थक गई, अगले 1 घंटे में इसने सिर्फ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी टाइम इंटरवल तो सेम था, लेकिन अब डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो कम होती जा रही है, हम कहें अलग अलग होती जा रही है। तो इस टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो आपका कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। नाउ अब हम जरा समझते हैं कि भाई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को 3 एग्जांपल्स हैं। हमारे 3 दोस्त हैं, अमर, अकबर एंड एंथनी। हमने क्या किया, अमर, अकबर, एंथनी अपने घर से निकल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। हमने इन तीनों का ही डेटा बनाया और उस पूरे डेटा को एक टेबल में फिल कर दिया, और फिर उस टेबल के हिसाब से हम बताएंगे कि कौन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और कौन कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये देखो हमने क्या किया, हमने इन तीनों के बारे में स्टडी की। 5 बजे तीनों ही अपना मोशन शुरू करते हैं और हम हर 30 मिनट में इनका डेटा कैप्चर करते हैं कि जब इन्होंने 5 बजे मोशन शुरू किया तो वो कहां पर थे, फिर 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 और 8 बजे उनकी पोजीशन क्या क्या थी वो हमने मेजर कर ली। ठीक है, तो ये देखो सबकी हमने पोजीशन मेजर कर ली। यहां देखो भाई टाइम इंटरवल हमने 30 मिनट्स का लिया है। यहां पर जब 5 बज रहे थे तो अमर जो है अपने घर पर था। अगले 30 मिनट में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। फिर अगले 30 मिनट में उसने फिर से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर नेक्स्ट 30 मिनट में उसने 20 किलोमीटर की, और फिर ऐसे ही सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। फिर हम चलते हैं अकबर के मोशन पे, और अकबर का हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं एंथनी के मोशन पे और एंथनी का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आप देखो टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में अमर ने सेम डिस्टेंसेस कवर की, 20 20 20 20 20, जबकि अकबर है उसने पहले 30 मिनट में 18, अगले 30 में 18, फिर अगले 30 में 6, अगले 30 मिनट में 18, फिर अगले 30 मिनट में 25 और अगले 30 मिनट में 25 किलोमीटर। तो यहां पर सेम टाइम इंटरवल में अकबर ने अलग अलग डिस्टेंसेस कवर की हैं। वहीं अगर हम बात करें एंथनी की तो इसने भी सेम टाइम इंटरवल में 14 14 14 14 सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंसेस कवर किए हैं। तो अब इस डेटा को अगर तुम देखो तो इस डेटा को देख के तुम क्या कह सकते हो कि कौन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है एंड कौन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। फटाफट कमेंट बॉक्स भर दो और बता दो दोस्त कि कौन से बंदे का यहां पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और किसका हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल मैं देता हूं भैया, जो हमारा अमर है वो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। बाकी का आप बता दीजिए। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं भाई, तुम मेजर कर सकते हो आलोक सर कितने क्यूट हैं, कर सकते हो। क्या तुम मेजर कर सकते हो कि आलोक सर आज कितने खुश हैं, तुम मेजर कर सकते हो कि आलोक सर कितने अच्छे हैं। तुम क्या मेजर कर सकते हो आलोक सर कितने प्यारे हैं, हाँ या ना, अरे बोल दो हाँ या ना। क्या तुम मेजर कर सकते हो, सारे बच्चे कहेंगे ना। क्या तुम मेजर कर सकते हो सर कितने लंबे हैं, हाँ सर, इंची टेप लेके आएंगे पूरा आपको ऊपर से नीचे तक नाप देंगे। क्या तुम मेजर कर सकते हो सर कितने भारी है, हाँ सर, तराजू लेके आएंगे आपको बैठा के तोल देंगे। मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो कि मेजर की जा सकती हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि वेट हो गया, जैसे कि लेंथ हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे कि टाइम हो गया। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात समझते हैं, क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भैया आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का एकदम माहौल है। यहां पर देखो एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में यहां पर हमारा एक स्प्रिंटर है, एक रनर है, जो कि यहां से शुरुआत करता है ए से, और ये देखो ये दौड़ता हुआ पूरा सर्कल, आधा सर्कल लगा के आ जाता है पॉइंट बी पर। अब अगर मैं पूछूं कि इसने एक्चुअल कितना पाथ कवर किया, तो तुम क्या करोगे, ये जो पूरा पाथ लेंथ है तुमने मेजर कर लिया। यहां ए से स्टार्ट किया, ग्राउंड को गोल गोल घूमते हुए ये पॉइंट बी पर आया। इसने एक्चुअल पाथ लेंथ जो कवर किया वो 250 मीटर था, लेकिन ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि होगी कम।
तो ये वाला जो पूरा सेमी सर्कुलर पाथ है ये कहलाएगा डिस्टेंस. द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? अच्छा, अब उसने क्या किया, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, ए से मूव करना स्टार्ट किया और वापस वो ए पर ही पहुंच गया. तो डिस्टेंस कितना हो गया? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, जो कि हो जाएगा 2πr. लेकिन इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जो कि 0 हो जाएगा. सर जी समझ में आ गया. नाउ स्पीड क्या होता है? तो स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी एक सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया. वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड स्केलर, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड. इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है या तो बराबर या फिर बड़ा होगा वेलोसिटी से, और वहीं हम बात करें वेलोसिटी की, वो या तो स्पीड के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा. स्पीड एंड वेलोसिटी. तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल समझते हैं कि हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है गोलू. ये रहा हमारा दोस्त गोलू, और गोलू फिलहाल अपने घर पर है. गोलू फिलहाल अपने घर पर है. गोलू निकलता है अपने घर से घूमने फिरने दोस्तों के साथ, और गोलू जो है ये रास्ते को फॉलो करते हुए यहां से ये इस पॉइंट पर आ जाता है. यानी गोलू का स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर ए उसके घर पे, और ये अब वो फाइनली पहुंच चुका है पॉइंट बी पर. अब अगर हम बात करें कि भाई गोलू ने ए से बी तक जाने में कुल कितना समय लिया है, तो जो टाइम लिया है गोलू ने वो लिया है 20 मिनट्स. ए से बी तक जाने में गोलू को 20 मिनट्स टाइम लगा है. नाउ अब इन दो डेटा के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, गोलू की स्पीड एंड वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ये पूरा जो पाथ दिख रहा है, इस पाथ के डिस्टेंस, इस पाथ के लेंथ को मेजर कर लिया कि गोलू ने कुल कितना पाथ कवर किया है, वो हमने मेजर कर लिया, जो कि कहलाता है डिस्टेंस, यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. और वो जब हमने मेजर किया, पाथ लेंथ कितना आया, ये आ गया है 4600 मीटर. पाथ लेंथ आया है 4600 मीटर. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गोलू, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गोलू इज 4600 मीटर. लेकिन अगर मैं यहां से चेक करूं कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, इनिशियल पॉइंट ए एंड बी जो है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, और ये मुझे मिला 200 मीटर. अब भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. यानी यहां से मुझे एक और डेटा मिल चुका है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ चुका है 200 मीटर. 200 मीटर. अब इन दो डेटा के हिसाब से हम स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड है वो कहता है द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, यानी कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको स्पीड कहा जाता है, और वही सेम ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो उसका वेलोसिटी कहलाता है. यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. तो सिंपली स्पीड हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बस डेटा यहां पे पुट कर देते हैं, स्पीड हमारा निकल के आ जाएगा. डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, तो 4600 मीटर, एंड टाइम है 20 मिनट्स, तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 इंटू 60 हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 2 1 2, ये हो जाएगा 23/6. तो स्पीड जो यहां से हमारा निकल के आ गया वो निकल के आ गया 23/6, और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने डिस्टेंस को लिया है मीटर में और टाइम को लिया है सेकंड में. इन अ सिमिलर वे हम वेलोसिटी को जब फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी हमारा आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 200 मीटर, एंड टाइम लग रहा है 20 मिनट्स, तो 20 इंटू 60, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और जो हमारा वेलोसिटी यहां पर आता है, वेलोसिटी आ जाता है 1/6 मीटर पर सेकेंड. बट वेट,
वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन भी चाहिए, और हम यहां से कह सकते हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट है, हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, तो हम कह देंगे द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1/6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, 1/6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो स्पीड ने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वेलोसिटी ने बताया कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन यूनिट टाइम, और यहां पर स्पीड हमारा स्केलर हो जाएगा और वेलोसिटी हमारा वेक्टर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, बट जो हमारा वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकता है, एंड इवन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हमारा वेलोसिटी भी जीरो होगा, लेकिन स्पीड आपका नॉन जीरो होगा अगर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कुछ ट्रेवल की है तो। डिफरेंस इसमें क्या होता है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, whereas the displacement of the body in unit time is called velocity, or the speed of an object in a particular direction। अगर स्पीड में आप डायरेक्शन को ऐड ऑन कर देंगे तो वही आपको वेलोसिटी दे देता है। फिर यहां पर हम बात करें दूसरा, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा वेलोसिटी से, और वेलोसिटी जो है या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा स्पीड से। अगर मैं बात करूं दोनों की यूनिट की, तो दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट्स इट। ये था स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है, और आपको ये पता है 1 किलोमीटर पर आर इक्वल्स टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, एंड 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आर। 1 किलोमीटर पर आर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, एंड 1 मीटर पर सेकेंड होता है 18/5 किलोमीटर पर आर। ये दोनों चीजें याद रखना। ना हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम इसको लिखते हैं a इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी। यहां पर डेल्टा वी को पढ़ा जाता है चेंज इन वेलोसिटी, और इसका ही मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, एंड t है टाइम। हम अगर बात करें यूनिट की, तो जो SI यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, देखो एक्सेलरेशन है ना, इसके कुछ टाइप होते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, यानी अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी यहां पर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, v इज ग्रेटर देन u होगा। कब? जब आपका प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी और यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। वहीं जब हमारा प्लेन लैंड करता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी से। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो हमारा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यहां पर जीरो है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या जीरो होगा। पॉजिटिव कब? जब वेलोसिटी बढ़े, नेगेटिव कब? जब वेलोसिटी घटे, एंड जीरो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। फिर हम बात करते हैं ग्राफ की, तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। एक को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, दूसरे को हम वाई एक्सिस पर। जनरली हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और वाई एक्सिस पर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे मैं डिस्टेंस और टाइम की बात करूं, तो टाइम यहां पर इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम अपने साथ अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया एंड डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे लिया। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कुछ, तो सबसे पहला ग्राफ हमारा आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका जो स्लोप होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमारा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले इसने देखो 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? 7 मीटर की। फिर अगले 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस की? 7 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में 7 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में 7 मीटर, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब देखो आप टाइम इंटरवल 5 5 5 5 5,
यहाँ पर डिस्टेंस 7 7 7 7 7। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसका एक स्लोप एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अब यहां पर आपको वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए सिंपल सा फंडा होता है, जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होता है और ये कहलाता है स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन है। और स्लोप हमें फाइंड करना है तो कोई भी 2 पॉइंट लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर 2 पॉइंट ले लिए हैं x1 y1 x2 y2। तो स्लोप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x। y एक्सिस पर जो हमने फिजिकल क्वांटिटी ली है उसमें होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी ली है उसमें होने वाला चेंज। तो देखो ये हो जाएगा डेल्टा y का मतलब है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमारा y2 कितना है? y2 है 14, y1 है 7, x2 है हमारा 10 एंड x1 है 5। तो जो स्लोप यहां से हमारा निकल के आता है वो हो जाएगा 7/5। अब जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट पाथ में वो वेलोसिटी देता है, तो यहां से जो हमारा वेलोसिटी आया वो हो जाएगा 7/5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो आप देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल सेम है 2 2 2 2 2 2, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अलग अलग है। पहले 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर यहाँ पे 9 मीटर, फिर 11 एंड देन फिर 13, यानी सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप होता है वो एक कर्व होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप होता है वो एक कर्व होता है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। अभी तक हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम की, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है और यहां पर भी सेम वही चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कोई भी 2 पॉइंटर्स लिए और y में होने वाला चेंज यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपने फाइंड आउट कर लिया और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जैसे यहां पर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, पहली चीज कि आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट किया तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एक्सेलरेशन। लेकिन अगर उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। और इसके लिए आपको एक डायग्राम याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। वो ये कहता है कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। वहीं पर अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। और अगर हम रिवर्स चलें, अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो एरिया हमको वेलोसिटी देता है। एंड अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो समझ गए, इसका स्लोप निकालो तो वेलोसिटी, इसका स्लोप निकालो तो एक्सेलरेशन, इसका एरिया निकालो तो वेलोसिटी, इसका एरिया निकालो तो डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो। लेकिन व्हाट इफ अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी उसका जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। और इसलिए हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिनका यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, हम उसके मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, v बराबर u प्लस at। यहां पर v फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन एंड t है टाइम। सेकंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर s है डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसके बाद आता है इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए सबसे पहली बात, हम यूनिफॉर्म को साइड करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज
सर्कुलर मोशन। और अगर यही सर्कुलर मोशन हमारा कांस्टेंट स्पीड के साथ हो, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से वर्ड आ गया यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर पाथ पर मूव करने से आ गया सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अब अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन में, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन चाहिए तो हम वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन चाहिए तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन या हम कहें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमें शो करेगा। मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है बट जो वेलोसिटी है वो आपका चेंज हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि उसमें डायरेक्शन बदल रहा है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एंड अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होगा। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही है और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है वो ये है अनअकैडमी स्प्रिंट। भाई क्या है अनअकैडमी स्प्रिंट? तो देखो, अनअकैडमी स्प्रिंट जो है लर्निंग का एक नया एरा है, लर्निंग का एक नया एरा है, यानी आप अब अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सकते हैं इस अनअकैडमी स्प्रिंट के साथ। यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म में, चंक फॉर्म में कंटेंट दिया जाएगा, एनिमेटेड फॉर्म में दिया जाएगा इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग वे। यहाँ पर स्टोरी के फॉर्म में आपको चीजें समझाई जाएंगी, बहुत ही मजा आने वाला है। आप यहाँ पर अनअकैडमी स्प्रिंट में, आपको इस अनअकैडमी स्प्रिंट का जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाइए क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगेन इसी प्रो सीरीज में नए चैप्टर के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।